मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने बहुत सारे थ्योरम्स के बारे में पढ़ा और स्पेशली हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर स्टोक की कर्ल की हमने थ्योरम पढ़ी, उससे हमें पता पड़ा कि हम सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में और लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदल सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो हम इसका काम कर रहे हैं, थ्योरम अपने को आ गई, उसका यूज आ गया, थ्योरम का प्रूफ आ गया, है ना। अब हम इसको कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन हम करेंगे वो करेंगे एम्पियर्स के लॉ का डिफरेंशियल थ्योरम। हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम थे, उसके दो जो एप्लीकेशन थी वो हम कर चुके हैं। गॉस के जो मैग्नेटिक लॉ और गॉस का इलेक्ट्रिक लॉ, उसका डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ा। मगर अब हम बची हुई जो दो एम्पियर जो चार इक्वेशंस हैं मैक्सवेल की, उसकी जो बची दो इक्वेशन है वो कहाँ से आई, ये हम देखते हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो आउटकम होगा वो इसी थ्योरम से है, स्टोक की कर्ल की। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं एम्पियर के नियम का डिफरेंशियल। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर। एम्पियर के नियम का अवकलन, ठीक ना, बहुत आसान है, अच्छा है। आप 12th के अंदर एम्पियर का नियम पढ़ के आ चुके हैं। मैं एक बार जैसे उसको रिकलेक्ट करता हूँ कि वो थ्योरम था, किसी भी क्लोज पाथ में, किसी भी बंद पथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, इज इक्वल टू, इसके बराबर होता है उस पथ में से गुजरने वाले कुल धाराओं के सदिश योग। हम जानते हैं कि जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। सदिश योग का मतलब है कि अगर मान लो किसी लूप में एक करंट ऊपर आ रहा है, एक करंट डाउनवर्ड आ रहा है, तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में आ रही है तो दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। ये मतलब होता है सदिश योग, ठीक है। उस पथ में से गुजरने वाली कुल धाराओं के सदिश योग तथा न्यू जीरो के गुणनफल के बराबर, ठीक है ना। तो जस्ट इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूँ। इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है b डॉट d इज इक्वल टू न्यू समेशन। ये इसकी बेसिकली जो थ्योरम है। ठीक है। अब हम जानते हैं किसी लूप के अंदर करंट डेंसिटी जीरो, घनत्व करंट डेंसिटी जीरो, देन समेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रल j डॉट, बहुत क्लियर, जो भी सरफेस था, जो ये कंटूर है, इसकी सरफेस कितनी, ठीक है। तो ये जो समेशन आई है वो किसके बराबर हो गया, j डॉट, क्योंकि एक क्वेश्चन बचा हो गया। हम दो नंबर को बाहर करते हैं, एक नंबर क्या हो जाएगा, b डॉट d इज इक्वल टू न्यू इंटीग्रल j डॉट, ये हमारे पास इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर, ठीक है ना। मगर हमें इसकी क्या निकालनी, डिफरेंशियल फॉर्म निकालनी है, तो हमारे आगे का, तो हम स्टोक का कर्ल का लॉ लगाते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या। तो हम जानते हैं स्टोक की कर्ल की, हम जानते हैं इंटीग्रेशन a डॉट dl इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ a डॉट ds, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। की कर्ल के थ्योरम है, डेफिनेशन आ गई है, तो कर चुके हैं सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल। अब a की जगह b रखें, जैसे ही मैं a की जगह b रखूंगा तो क्या बन जाएगा, b डॉट dl इज इक्वल टू कर्ल ऑफ b डॉट d। मैं इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करूंगा, जैसे ही मैं इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो हम देखते हैं क्या आ गया, इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू न्यू जीरो इंटीग्रेशन j डॉट, ठीक है। ये जो चीज है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया था,
लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊँ तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा जीरो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ बी माइनस म्यू जीरो जी डॉट डी एस है ds is not equal to 0, therefore curl of A, curl of B minus mu 0 B or curl of B ये इक्वेशन आ रही है, ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड जो हमारे बाद में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व होती है। इस ये एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है, इसका एग्जैक्ट फॉर्म जो आप पसंद करें तो इसका एग्जैक्ट फॉर्म आता है कर्ल ऑफ इक्वल डेल्टा बी। ये कहाँ का ये हम आगे अगले चैप्टर पढ़ेंगे, हमारे इसका एग्जैक्ट फॉर्म है, क्योंकि वहाँ पे दो तरह के करंट है। ये जो जी है ये कंडक्शन करंट के बारे में बताता है, मगर जो डी है ये हमें डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में भी जानकारी देगा। तो किसी भी सिस्टम में दो तरह के करंट होते हैं, कंडक्शन करंट और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डी इज इक्वल टू कितना होता है एप्सिलॉन, ये हमारे पास बेसिकली जो पांच है ये या ये कहते हैं 6 नंबर, ये क्या है, ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड, ये हमारे बहुत बहुत आगे काम। तो ये तो एक होगी। अब हम आते हैं दूसरी जो इसकी और एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन जो है वो हमारा फेराडे के लॉ, ठीक है। तो ये इक्वेशन है वो हम देखें अगर तो मैक्सवेल की हमारे पास 4 में से 3 इक्वेशन हम कर चुके हैं। अब हम फोर्थ इक्वेशन के ऊपर आते हैं, और जो फोर्थ इक्वेशन है वो कौन सी है, फेराडे का लॉ। फेराडे का लॉ क्या कहता है ये भी हम पढ़ चुके हैं अपने 12th के अंदर, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। और मैंने तो लर्निंग बाय डी थी, हमारा छोटा सा काम करता है फेराडे लॉ बहुत डिटेल में बता रखा है किस तरीके से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं। हम इंड्यूस ईएमएफ सिंपल भाषा में है करंट या वोल्टेज को उत्पन्न कर सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक कंसेप्ट में आ रहा है। अब हम आते हैं फेराडे फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। इस नियम को मैं जस्ट एक बार रिकलेक्ट करता हूँ, क्या छोटा सा बात, whenever magnetic flux changes with time and induced EMF is produced, जब कभी भी चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है एक प्रेरित विद्युत वाहक पर, मैं इसको प्रेरित विद्युत वाहक E है इक्वल टू d/v, ये इक्वेशन माइनस साइन ये लेंज लॉ से आया। लेंज लॉ आप जानते हैं कि जो प्रेरित धारा होती है वो ऐसी दिशा में चुंबकीय फ्लक्स को करती है जो परिवर्तन का विरोध करती है, जो भी चेंज हो रहा है उसका विरोध करती है। मान लो नॉर्थ पोल आ रहा है तो धारा इस तरीके से उत्पन्न होगी कि नॉर्थ पोल नहीं आना चाहिए, अगर नॉर्थ पोल जा रहा है तो इंड्यूस ऐसी डायरेक्शन में होगी कि वो कहेगा कि ये जो नॉर्थ पोल जा रहा है वो जाना नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेसिकली नेचर का लॉ है, तो हम भी इसको जीवन में पालन करते हैं, बहुत इसको फॉलो करते हैं। मैं कभी टाइम मिलेगा तो आपको बताऊंगा कि जीवन में इसका किस तरीके से पालन करते हैं। पहले भी एक बार अपन इसको ये इंड्यूस ईएमएफ है, वोल्टेज है, हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dl होता है, ये आपने एग्जाम में बहुत आराम से पढ़ा था। और जो फाई भी होता है वो इंटीग्रेशन होता है। अगर हम 2 और 3 नंबर को एक नंबर में रखते हैं क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन E डॉट d इज इक्वल माइनस
डी अपॉन डी इंटीग्रेशन डी डॉट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कम्यूट करते हैं, कम्यूट कर किसी को पहले कर दो या किसी को बाद में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए इंटू बी बराबर कितना होता है, बी डॉट। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन क्या रहता है, कम्यूट। मैं कम्यूट कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन dB अपॉन ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर ये कहलाते इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे, ठीक है ना। ये कहेंगे समाकलन फॉर्म इसका, फैराडे लॉ। अब हमें इसका क्या करना, डिफरेंशियल फॉर्म क्या करना। डिफरेंशियल फॉर्म क्या करने के लिए हम ना क्या करेंगे, स्टोक्स की कर्ल की थ्योरम करेंगे। स्टोक्स की कर्ल की थ्योरम किस किस पे काम करती है, लाइन इंटीग्रल और सर्कल। मैं यहाँ पे वापस लाइन इंटीग्रल है हमारे पास, हम जानते हैं P डॉट B इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ E डॉट D, ठीक है ना। कहाँ से है, मैं एक छोटा सा बताता हूँ, अपने पास जानते हैं A डॉट D है बराबर कितना था, कर्ल ऑफ A डॉट D, ठीक है। मैंने A की जगह क्या लगा दिया, E लगा, मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, ये वाली। ये इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 4 5 को कंपेयर कर लें और कंपेयर करते ही क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कर्ल ऑफ डॉट डी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल dB अपॉन dt। लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया था, इसको सिंपली मैं कर दूं कि इस क्वांटिटी को यहाँ से यहाँ लेकर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का बराबर। मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ माइनस dB अपॉन माइनस नहीं प्लस है डॉट dx equal to 0 as dx is not equal to 0, therefore कर्ल ऑफ the ये फैराडे के नियम का डिफरेंशियल फॉर्म, ज्यादातर हम इस नाम से जानते हैं, कर्ल ऑफ E माइनस ज्यादा इस नाम से फेमस, ये इसकी छह नंबर इक्वेशन। इसका सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है वो ये बता, जब भी बी के अंदर टाइम के साथ में चेंज, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोडक्शन करने के लिए एक बहुत बड़ा टूल है जो इससे काम होता है। इसी तरीके से जो हमने पहले वाली इक्वेशन करी थी वो क्या थी, एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। हमने पढ़ा था कर्ल ऑफ इक्वल ए प्लस डी ई अपॉन डी टी, यहाँ पे मैं एप्सिलॉन यहाँ पे मैं डी इक्वल टू एप्सिलॉन मैं मीडियम ये के अंदर काम कर रहा हूँ या इस तरह वैक्यूम के अंदर काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक क्वेश्चन पिछली बार जो हमने काम करी थी एम्पीयर लॉ, उसका फॉर्म लिखा हूँ। अगर जे जीरो भी है, इसका मतलब है ई का टाइम के साथ चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है, क्या मिल जाएगा हमें, मैग्नेटिक फील्ड। इन लॉ पर बेस करते हुए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का निर्माण करा। तो हमें कोई चीजें दिखती बहुत छोटी है मगर उनका जो एप्लीकेशन है वो ट्रिमेंडस है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये डिफरेंशियल। और अब हम जब फोर्थ यूनिट के अंदर आएंगे तो वेव इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। हमें चारों इक्वेशन को लिखनी चाहिए और चारों इक्वेशन पे हम बहुत डिटेल के अंदर करते हुए ऐसे ऐसे लॉ निकालेंगे जो अभी तक आपने केवल पढ़े हैं कि भाई ये होते हैं। जैसे मैंने कहा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू आर, ठीक है ना, या साइन आई अपॉन साइन, स्नेल का नहीं है ना, म्यू टू अपॉन म्यू वन या म्यू के बराबर होता है।
है ना। इसका प्रूफ क्या है? हमें तो प्रूफ नहीं पता, बस ये नियम दिए। तो हम ऐसे और ऐसे कई सारे और जो नियम है इसका एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इनको खूब अच्छी तरह एक बार लिख लिख के याद कीजिएगा। बहुत आसान है। एग्जाम के अंदर एक ना एक थ्योरम, चाहे स्टोक की हो, चाहे अपने पास कॉस्ट एविडेंस हो, एक ना एक एग्जाम के अंदर आती है या उसकी एप्लीकेशन आएगी। आप लोग एग्जाम में आए या नहीं है, मगर आपको जीवन में अगर फिजिक्स पढ़ते फिजिक्स से जुड़ाव रखना है तो आप इनको करते रहिए। बहुत एक बहुत अच्छी चीज़। इनकी मेन फिजिकल सिग्निफिकेंस को अच्छी तरह आपकी ये करिए। इससे पता पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ काम आती है। केवल मैं इक्वेशन बता दूँ, वो कर दूँ, उससे कुछ नहीं होगा। वो कोई उसका इफेक्ट नहीं है। ठीक है। सभी जने जानते हैं कि यार इक्वेशन है, तो आप छोटे बच्चे को भी पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। मगर अगर आपको उसका पता है कि ये इक्वेशन कहाँ काम आएगी, कैसे काम आएगी, तो जीवन में अगर अपने ऊपर जरूरत पड़ेगी तो उसका काम में। ठीक है। आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।